नमस्कार। राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महात्मा गांधी के प्रथम कार्यस्थल मोतिहारी से आप सबको प्रणाम करता हूं। कोविड-19 का उत्तरकाल शिक्षा साहित्य समाज ये विषय मुझे दिया गया है। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और मेरे बहुत पुराने मित्र प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आप सबके साथ मुझे आज बात करने का अवसर प्रदान किया है। जो विषय आज का है, इससे पहले 1-2 महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना प्रारंभ हुए हैं, बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। सबको एक साथ प्रणाम करते हुए कोविड की वैश्विक आपदा के समय आप सबके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मुझे आशा है आप भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो अपने स्वास्थ्य से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए स्वयं को सुरक्षित और स्वस्थ रख रहे होंगे। ये एक ऐसा समय आया है कि हमने किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने विचार भी नहीं किया था कि हम सब आधुनिकता के इस तीव्र आघात में एक स्थिरता के दिशा में जाएंगे। मैं आघात शब्द का प्रयोग इस रूप में कर रहा हूँ कि आधुनिकता का जो आकर्षण है वो हमें बहुत तेज़ ले जा रहा था। हमारी गति को एक विराम मिला है, एक बाधा आई है और विश्व भर में ऐसा हुआ है कि हम एक बार सुरक्षित होने के लिए बाध्य हो गए हैं। घरों में बंद हो गए हैं। ज़्यादातर विश्वविद्यालय बंद हैं, महाविद्यालय बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बाज़ार बंद हैं। हम सब ऐसी कल्पना भी नहीं करते थे। हम कल्पनाएं करते थे और आगे बढ़ने की, और तीव्र गति की, और त्वरा की, और क्षिप्र होने की। तो हमारी क्षिप्रताओं में बाधा पहुंची है। ऐसे में हम लोगों के पास, सबके पास एक अवसर आ गया है कि हम ऑनलाइन माध्यमों से एक दूसरे से बातचीत करें। और ये भी एक अच्छा संयोग है कि हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों ने, उच्च शिक्षा के संस्थानों ने, महाविद्यालयों ने ये मानकर जानकर कि ऑनलाइन माध्यमों से ही अब एक दूसरे से संपर्क संभव है, तो उसमें भी अच्छी गति दिखाई है। मैं एक विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों से, मित्रों से, सबसे, विद्यार्थियों से निरंतर संपर्क में हूँ और देख रहा हूँ। अपने शिक्षकों से निवेदन भी करता हूँ कि वे अपने विद्यार्थियों से बातचीत करते रहें, संपर्क में रहें। और ये जान रहा हूँ कि अधिकांश स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने तुरंत ही एक ये वेबिनार, ई संगोष्ठी जिसे मैं आजकल कह रहा हूँ, इसका एक माध्यम खोज लिया है। और इसमें भी हम निरंतर देख रहे हैं कि उपस्थिति मित्रों की, विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, अनुसंधानकर्ताओं की, वरिष्ठ लोगों की निरंतर हो रही है। विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम ऐसे अलग अलग विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं कि विशेषज्ञों को ऑनलाइन बुलाकर उनसे बातचीत कराई जाए। इसी प्रकार से हिंदी विभाग ने आज मुझे आमंत्रित किया, राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अरुणाचल ने। तो मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। फिर भी आपको ऐसा लगा कि मैं आपसे कुछ बातचीत कर सकता हूँ, इसके लिए पुनः आपका आभारी हूँ। जहाँ भारत में सूर्य के सबसे पहले दर्शन होते हैं और उसके सारथी अरुण के दर्शन होते हों, वहाँ पर भी हम बहुत अपनी क्षमताओं में वृद्धि करते हुए इस प्रकार के आयोजन कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आयोजकों को एक बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का विषय जो मुझे कहा गया है वो है शिक्षा साहित्य समाज और कोविड-19 का उत्तरकाल। मैं आपके इस साहस को प्रणाम करता हूं कि आपने कोविड-19 का इसे उत्तरकाल मान लिया है। अभी आज की सवेरे की जो संख्या है वो हम 82-83 हज़ार के आसपास पहुंच चुके हैं संक्रमित लोगों की संख्या में भारतवर्ष में।
और जिस गति से प्रतिदिन 3,500-4 हज़ार हमारे संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, उससे मुझे तो बहुत भय भी और आशंका भी हो रही है कि हमारी ये संख्या कहाँ जाएगी और इसके बारे में हम कितने अब सचेत रह गए हैं। कई बार ऐसे लगता है, शुरू में जब ये समस्या आई थी तो हम बहुत चिंतित थे, डरे हुए थे, बाकी कामों से बच रहे थे, लेकिन अब ये बहुत सारी और जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप लोग बाहर भी निकलने लगे और ट्रेन्स भी कुछ चला दी हैं सरकार ने, अब हवाई जहाज़ चलाने की भी बात हो रही है और संख्या भी निरंतर 3,500-4 हज़ार बढ़ रही है। तो ये दोनों विरोधाभास के रूप में हम कैसे जिएंगे, कैसे अपने को सुरक्षित रखेंगे, कैसे अपने विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे, कैसे उनको साथ रखेंगे, ये भी एक चिंता रहेगी हमें सबको। लेकिन इस समय में समाज पर और शिक्षा पर, दोनों पर इसका क्या असर पड़ेगा और साहित्य उसके साथ कैसे न्याय कर पाएगा, ये प्रमुख विषय है। शिक्षा के क्षेत्र के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में, जैसे मैंने अभी कहा, शिक्षा के क्षेत्र में भारत के शिक्षा से जुड़े हुए, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है और समझ लिया है कि हम अपनी उच्च शिक्षा की आयोजना में इस प्रकार के परिवर्तन करने के लिए बाध्य हैं कि वो अधिकाधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करे, बहुत बड़ी संख्या में अपने जो शिक्षक हैं वो अपने को इसके लिए सन्नद्ध भी करेंगे, अपनी ट्रेनिंग भी करेंगे, प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे और वो प्रशिक्षण बहुत औपचारिक होगा, ये भी आवश्यक नहीं है। अनौपचारिक रूप से हमारे शिक्षण की पद्धतियाँ हम सीख जाते हैं और हमारे शिक्षक सीखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और हम देख भी रहे हैं। जैसा मैंने कहा, जिन लोगों का इंटरनेट से बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था या इंटरनेट मोबाइल से परिचय था लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरनेट में एक्टिव नहीं रहते थे, वे भी धीरे धीरे अब वेबिनार करा रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और मैंने अपने विश्वविद्यालय में ई विमर्श, ई ज्ञान इस प्रकार से आयोजन प्रारंभ किए हैं, उससे भी हमारे शिक्षक और विद्यार्थी सब जुड़ गए हैं। तो ये इंटरनेट की सुविधाओं को हमारे अध्ययन, अध्यापन और समझ में सम्मिलित करना, वो हमारा एक आवश्यक अंग बन जाए। और इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो अपनी दिशा निर्देश हम विश्वविद्यालयों को प्रदान किए हैं, उसमें भी ये कहा है कि अधिकाधिक हम उपयोग प्रौद्योगिकी और तकनीक का करें। तो इंटरनेट हमारी शिक्षा विषय इस आयाम पर यदि केंद्रित करूँ तो शिक्षा में इंटरनेट की जो सुविधा है उसे बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न किस प्रकार के तकनीकी करने होंगे, वो सरकार का काम है, विश्वविद्यालयों का काम नहीं है उतना, लेकिन सरकारी स्तर पर जब वो काम हो जाएंगे तो उससे हमारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा समस्याएं ये आ रही हैं कि हमारे शिक्षक भी और विद्यार्थी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी के विषय को लगातार उठा रहे हैं। बहुत जगह बहुत सूचनाएं नहीं इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, बहुत जगह डेटा कार्ड ख़त्म हो गया है या बहुत जगह स्पीड कम है, कनेक्टिविटी बीच में टूट जा रही है। हम भी ऐसी कई प्रकार की ऐसी सेमिनार से जुड़े रहे हैं इस बीच में कि प्रारंभ किया और बीच में कनेक्शन गायब हो गया। तो वो एक समस्या है, लेकिन हमें लगता है कि इस चुनौती का सामना भारत बहुत शक्तिपूर्वक, सामर्थ्यपूर्वक कर पाएगा। वो कठिनाई उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये सही है कि हमारे पुराने से पुराने शिक्षकों को और नए से नए शिक्षकों को अब अपनी अध्यापन पद्धति में, अध्ययन पद्धति में, अध्यवसाय में, अनुसंधान में, कक्षाओं में, उनमें इंटरनेट के प्रयोग को और तकनीक के प्रयोग को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके माध्यम से अपने को नया, नूतन, अधुनातन बनाना पड़ेगा और उससे दोनों प्रकार के लाभ हैं। हमें भी लाभ होंगे और हमारे विद्यार्थियों को भी लाभ होंगे, हमारे संस्थान को भी लाभ होंगे। साहित्य के क्षेत्र में आऊँ उससे पहले समाज के क्षेत्र में जाता हूँ। और समाज के क्षेत्र में मुझे एक बात ज़रूर लग रही है, मैं थोड़ा पॉजिटिव देखता हूँ हर चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोविड-19 की समस्या आई है, विश्व भर में आई है, भारत उससे प्रभावित थोड़ा देर से हुआ, लेकिन मैंने अभी जैसे कहा 80,000 के आसपास हम पहुंच गए हैं। कुछ राज्यों में और कुछ शहरों में उसकी जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो डरावनी है, भयावह है। फिर भी हम सब ये जरूर जान रहे हैं कि सामाजिक जो हमारे संस्कार थे, सामाजिक जो हमारे व्यवहार थे, हमारा जो दैनिक जीवन पारंपरिक था, उसके बहुत सारे तत्वों को पुनर्जागृत करने का समय आ गया है। और हम में से बहुत सारे लोग अब ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमें परंपरा ने सिखाया था, जो समाज के जीवन की हमारी सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं हमें सिखाती थीं, उनको भी हम इस समस्या से बचने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आधुनिकता हमें बहुत कुछ तकनीक देती है, उपादान देती है, उपकरण देती है, अभिकरण देती है,
संस्थाएं देती है, बहुत प्रकार की चीज़ें देती है, लेकिन वह आधुनिकता के साथ साथ पुरातनता परंपरा भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी। आप देख रहे हैं सरकार ने इस प्रकार से आयुष मंत्रालय जिसे कहते हैं आजकल, आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अब वो एक काढ़ा बनाकर पीजिए आप, जिसमें तुलसी हो, अदरक हो, हनी हो, शहद, मधु जिसे हम कहते हैं वो हो, इस प्रकार की चीज़ें, काली मिर्च हो। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो हमारी प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पारंपरिक रूप से हमें जो व्यवस्थाएं हमारे समाज ने, हमारे परिवारों ने, हमारे घरों ने दी थी, उनको भी पुनर्जीवित करने, पुनर्जागृत करने और अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाने की आवश्यकता अब हो गई है। हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से हमने योग को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और स्वीकृति प्राप्त करते हुए देखा, और अब हम जान रहे हैं कि वह सब प्रकार के बंधनों से ऊपर उठकर धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषागत, राज्य और किसी प्रकार के बंधनों से उठकर योग अब लोगों के जीवन का एक अंग बनता जा रहा है। तो ऐसे ही समाज में ये कोविड-19 का यदि कोई उत्तर काल है, मैंने प्रारंभ में एक कैविएट लगाया है कि उत्तर काल सोचने में मुझे अभी थोड़ा संकोच हो रहा है, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे लग रहा है कि अभी ये इतनी जल्दी जाने वाली समस्या नहीं है, इसके उपाय अभी बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं। लेकिन इसने कुछ चीज़ें की हैं, कुछ चीज़ें अच्छी की हैं, और वो ये की हैं कि हमारे बहुत सारे, मैंने कहा, पारंपरिक जो उपादान थे वे हमारे जीवन का अंग बनना प्रारंभ हुए हैं। सामाजिक स्तर पर हमारी पारिवारिक जो संरचना थी उसने भी आधुनिकीकरण ने उसको बहुत प्रभावित किया था, और आधुनिकीकरण का परिणाम हमारी सामाजिक संस्थाओं में इस रूप में भी हुआ था कि हमारे एक दूसरे से संपर्क, साहचर्य, समन्वय सब थोड़े से बाधित हुए थे। और बहुत सारे लोग बहुत बार बार ये कहते थे कि हम समय नहीं दे पा रहे, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे, अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, अपने बंधु जनों को समय नहीं दे पा रहे। इस बार सबको समय देने का अवसर मिल गया, अपने बारे में विचार करने का, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने शुभचिंतकों के बारे में। तो एक प्रकार से मुझे ये लग रहा है कि सामाजिक संबंधों और सामाजिक साहचर्य के पुनर्जीवन का भी एक काल है ये, और ये अपने आप में बड़ा अच्छा शुभ संकेत भी है। हमें हर समस्या में से कुछ शुभ खोजना चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हम इस समस्या के समय अपनी सामाजिकता में अभिवृद्धि करने में भी समर्थ हुए हैं, और हमारी सामाजिकता की अभिवृद्धि अपने आप में इस बात का द्योतक है कि हम एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। तो सामाजिकता निरंतर एक दूसरे की शक्ति बनती है, सामर्थ्य बनती है, और एक दूसरे को सबल बनाती है। इसलिए हमारे पारस्परिक सबलीकरण, यदि मैं उसे कह सकूं, तो पारस्परिक सबलीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है इस कोविड की समस्या ने। और एक तीसरा विषय है साहित्य का। साहित्य अपने आप में एक ऐसा उपादान है मनुष्य के जीवन का कि जब वो परंपरा तो कहती है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे सद्य परिनिवृत्त एकांत संवित्त योगदेश, वो तो कहती है बहुत प्रकार से उसके आयाम हो सकते हैं। वो हमारे यश के लिए भी हो सकता है, व्यवहार जानने के लिए भी हो सकता है, सुख के लिए भी हो सकता है। वो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा तुलसी कहते ही हैं, वो स्वांत सुख के लिए भी हो सकता है, समाज के लिए कुछ दिशा देने के लिए भी हो सकता है। बहुत बार हम उसे साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। तो हमने भारतीय, यदि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के बारे में केवल केंद्रित होकर बात करूं, चूँकि हिंदी विभाग का कार्यक्रम है, तो हिंदी का जो साहित्य है उसने भी अपने स्वरूप में इस प्रकार के परिवर्तन देखे हैं। वीरगाथा काल का जो रूप है कथ्य है वो भिन्न है, जो रीतिकाल का रूप कथ्य है वो भिन्न है, भक्ति काल का भिन्न है, और छायावाद में और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिक काल, इन सब में हम निरंतर अपने को परिवर्तित, परिमार्जित, परिष्कृत करते आए, और आवश्यकता और युग की समकालीन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने, लेखकों ने, नाटककारों ने, रिपोर्टाज लिखने वालों ने, व्यंग्यकारों ने अपने कथ्य में परिवर्तन किए। और वे परिवर्तन समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे उनकी ओर भी इंगित करते रहे, जो परिवर्तन अपेक्षित थे उनकी ओर भी इंगित करते रहे, जिन परिवर्तनों की हम कल्पना करते हैं उनकी ओर भी इंगित करते रहे। इसलिए साहित्य हमेशा से समाज का दर्पण इस रूप में भी होता है कि वो जो वर्तमान है उसका वर्णन करता है, जो अतीत है उसका भी वर्णन करता है, जो भविष्य है उसकी कल्पना भी करता है, उसकी दृष्टि भविष्य की ओर भी जाती है, और वो तीनों के साथ एक संतुलन बनाने के प्रयत्न करता है। तो ये तो निश्चित बात है कि हमारे अब लिखी जाने वाली कहानियों में, कविताओं में, उपन्यासों में, नाटकों में, एकांकी में, यात्रा वृत्तांत में, रिपोर्टाज में, इन सब में इस समय में, इस काल में
कोरोना के काल में जो संकट विश्व भर में देखा गया है, उसके जितने भी परिणाम हम विभिन्न प्रकार से देख रहे हैं, वे व्यक्तियों के संबंधों में जो परिणाम आए हैं, जो मजदूर समाज के साथ जो समस्याएं आई हैं, जो वर्क फ्रॉम होम की कल्चर वाले हमारे बच्चे हैं, घरों से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हुए काम कर रहे हैं, इंटरनेट ईमेल से काम कर रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन आए हैं, जो विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था है उनमें जो परिवर्तन आए हैं, जो व्यापारियों के व्यवसायियों के साथ जो परिवर्तन आए हैं, जो बाजार के जीवन में परिवर्तन आए हैं, जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आए, उन सबको साहित्य निश्चित रूप से रेखांकित करेगा, हमारे सामने बहुत सारी जानकारियां लाएगा। ये हमें समझ में आता है और हम अपेक्षा भी ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसे में ये भी मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है साहित्य के सामने जो आएगा कि वो इन पीड़ाओं को भी स्वर दे जो इस काल में लोगों ने देखी हैं, जिन्होंने अपने खोए हैं, जो उससे विच्छिन्न हुए हैं, अपने परिवारजनों से, अपने बंधुजनों से, अपने निकटजनों से, उनका भी वर्णन करेगा, उनकी पीड़ा का, उनकी व्यथा का, उनकी गाथा भी बताएगा और हमें नया भी बताएगा कि आज आगे आने वाला जो हमारा सामाजिक जीवन है उसमें हमें केवल इस समस्या के समाधान की प्राप्ति कराना साहित्य का दायित्व नहीं है, उसका दायित्व ऐसी कल्पनाएं करना, ऐसे आदर्श श्रेष्ठ की व्यवस्था सुनिश्चित करना और हमारे सामने रखना उन प्रतिमानों को कि वो नए कैसे प्रतिमान हमारे सामने आएंगे, समाज में कैसे जुड़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ व्यवहार में हमारे को क्या क्या और नया सीखना पड़ेगा। ये जानकारी भी साहित्य हमें प्राप्त कराएगा, ऐसा मुझे कई बार लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो शिल्प की बजाय कथ्य में परिवर्तन अधिक होने वाला है, और यदि कथ्य में परिवर्तन अधिक होने वाला है साहित्य में, तो आप निश्चित जानिए कि वो वैश्विक स्तर पर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये परिवर्तन केवल, चूंकि मैं हिंदी विभाग में बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य में होगा या हिंदी विभाग में होगा, विश्व भर के साहित्य में ये परिवर्तन हम अपेक्षित है हमारे लिए। चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो हम ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसे बदलेगा, राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसे बदलेगा। बड़ी बड़ी रैलियों का समय चला गया, क्या हमारे राजनेताओं को भी अपने लोगों से इसी माध्यम मात्र से बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो परिवर्तन आएंगे, राजनीति में आएंगे, समाज में आएंगे, शिक्षा में आएंगे, जैसा मैंने उल्लेख किया, ऐसे ही साहित्य में भी परिवर्तन इस रूप में आएंगे। हमारी जो साहित्य की पत्रिकाएं हैं, हिंदी साहित्य की बहुत सारी पत्रिकाओं को आप प्रतीक्षा करके पढ़ते होंगे। इधर कुछ समय से कुलपति का दायित्व होने के बाद मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, अन्यथा हंस भी, कथा देश भी, वर्तमान साहित्य भी, इन सबको मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। और अब उन्हें उनके प्रिंटेड रूप में, मुद्रित रूप में पढ़ने की बजाय क्या अब उन्हें ऑनलाइन ही पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे क्या? ये भी एक शिल्प का परिवर्तन होगा। वह शिल्प का परिवर्तन हमारे आपके पास PDF फॉर्म में ही पत्रिकाएँ आएंगी क्या? उनसे ही हमें समय निकालना पड़ेगा क्या? ये भी एक विचार का परिवर्तन होगा। ऐसे ही ये परिवर्तन कथ्य में और शिल्प में दोनों में होंगे, ये हम कल्पना अवश्य करते हैं। लेकिन वे परिवर्तन केवल शिल्प के माध्यम से ना हो, केवल कथ्य के माध्यम से हों, दोनों का संतुलन बना सकें, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बार क्या होता है, हम कथ्य पर इतना ध्यान दे देते हैं, हिंदी के साहित्य में ऐसा कई काल में हुआ है, कुछ लोगों ने कथ्य पर और विचारधारा पर या प्रतिबद्धता पर, वैचारिक प्रतिबद्धता पर इतना ध्यान दिया कि साहित्य का मूल भाव वहाँ से तिरोहित हो गया। तो उसको भी ध्यान रखते हुए साहित्य अपने को सबल, सशक्त करेगा, समर्थ करेगा, ये मेरे को लगता है। लेकिन ये भी समझिए कि ये जो नया साहित्य रचित होने वाला है, ये जो नए साहित्य का प्रणयन होने वाला है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वह हमारी शिक्षा की पद्धति को, शिक्षा के कथ्य को, शिक्षा के अंतर्वस्तु को भी प्रभावित करने वाला है। और यदि वो शिक्षा की अंतर्वस्तु को प्रभावित करेगा तो वो परोक्ष रूप से समाज को भी प्रभावित करेगा। समाज का कोई भी कार्य, क्रियाकलाप वह न शिक्षा से असंबद्ध है, न साहित्य से असंबद्ध है। ये मैंने प्रारंभ में कहा कि साहित्य समाज से बहुत कुछ लेता है, लेकिन वो समाज को देता भी है। जब वो अतीत की कल्पना करता है, अतीत का वर्णन भी करता है, वो आप जानते हैं, वर्णन करने में भी हम विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं कर सकते हैं। और यदि हम विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं मात्र भी कर रहे हैं, तब भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी दृष्टि क्या है। तो दृष्टि का कोण, जिसे दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव कहा जाता है, वो दृष्टि का कोण बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, या हम डर जाएंगे, या हम भयाक्रांत होंगे, या हम औरों को भी अधिक डराना चाहेंगे, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय होगा साहित्य की रचना करने के लिए। तो साहित्य समाज को सुचिंतित तरीके से
सुनिश्चित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से तकनीक के साथ भी जोड़ सकेगा, स्वयं को भी तकनीक के साथ परिवर्तित परिमार्जित कर सकेगा, अभिवृद्धि कर सकेगा, अपनी गति में भी, त्वरा में भी और व्यापकता में, प्रसार में भी, व्यापृत्ति में भी। तो समाज साहित्य की व्यापृति बढ़ेगी। वह व्याप्ति इस रूप में भी होगी कि वो तकनीक के साथ साथ, शिल्प के साथ साथ कथ्य में भी एक नूतनता लाएगी, नवीनता लाएगी। ये मुझे ऐसा लगता है कोविड के उत्तरकाल में। लेकिन कोविड का उत्तरकाल केवल कोविड की समस्याओं से संपृक्त होगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ना होगा मुझे लगता है। हमारा समाज जीवन से, समाज जीवन से सहस्रों वर्षों से स्नेह तिरोहित नहीं हुआ है, दया तिरोहित नहीं हुई है, करुणा तिरोहित नहीं हुई है, राग तिरोहित नहीं हुआ है, क्रोध तिरोहित नहीं हुआ है, वैमनस्य तिरोहित नहीं हुआ है। मनुष्य के जो सामान्य भाव हैं वे भी उसमें सम्मिलित ही रहेंगे, वे भी उसमें अनुस्यूत होंगे, अनुगुंजित होंगे, ये भी हमें अवश्य लगता है। इसलिए केवल एक समस्या विशेष को केंद्रित करके सारा साहित्य रचा जाएगा ऐसा नहीं होगा, ऐसी हम आशा अवश्य करते हैं। साहित्य जो रचा जाएगा वे सभी मनुष्य के सभी आयामों से संपृक्त हो सकेगा, ये भी महत्वपूर्ण आयाम मुझे लगता है। और इसके साथ साथ ये एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लग रही है कि हमारी शिक्षा के संस्थानों में जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें भी निश्चित रूप से, विशेष रूप से साहित्य के जो विभाग हैं, भाषा के जो विभाग हैं, उन्हें भी इस प्रकार के परिवर्तन आवश्यकता अनुसार, अपेक्षा के अनुसार तुरंत करने होंगे, जो इस बात को इंगित करेंगे कि किस प्रकार की आवश्यकताएं, किस प्रकार की अपेक्षाएं हमारा विद्यार्थी कर रहा है, हमारा समाज कर रहा है, क्या क्या नई अपेक्षाएं हमसे हो गई हैं, उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता हम सबको बढ़ जाएगी। समाज, शिक्षा, साहित्य तीनों देखने में जितने दूर दूर दिखते हों उतने दूर नहीं हैं, लेकिन मित्रों यह भी विश्वास कीजिए जितने निकट दिखाई देते हैं उतने निकट भी नहीं हैं। कई बार आपको शिक्षा समाज से असंबद्ध, असंपृक्त दिखाई भी पड़ती है। बहुत बार हम बहुत सारे ऐसे विषयों के पाठ्यक्रमों को जानते हैं, देखते हैं जिनका प्रत्यक्षतः समाज से उतना लेना देना नहीं होता जितना होना चाहिए। इसलिए हमारे सामाजिक विषयों को, समाज विज्ञान के विषयों को भी इस प्रकार से अपने को उन्नत और अद्यतन करना होगा, इस प्रकार से आधुनिकीकरण उनका करना होगा कि वे समाज के लिए उपयोगी भी हों, वे मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व को भी जागृत करते हों, उसकी संवेदना को संसूचित करते हों, उसकी जो सहानुभूति की अंतर्निहित विषय है उसको भी सबके सामने प्रस्तुत करते हों। तो इसलिए मनुष्य के श्रेष्ठतम पक्षों को प्रस्तुत करने का माध्यम यदि साहित्य है, यदि मनुष्य की श्रेष्ठतम प्रतिभा, मनीषा, मेधा को सबके सामने लाने का नाम साहित्य है, यदि मनुष्य के अंतर मन में, अंतरतम में, अंतरतल में निहित श्रेष्ठतम तत्वों को अन्य व्यक्तियों से जोड़ने का नाम साहित्य है, तो साहित्य को स्वयं को नवीन बनाना है, नूतन बनाना है, आधुनिक बनाना है, अद्यतन बनाना है, तकनीक से संपृक्त बनाना है, लेकिन मनुष्यत्व से संबद्ध बनाना है। इसलिए साहित्य, समाज और शिक्षा तीनों के सामने बहुत चुनौतीपूर्ण समय आया है, बहुत नया समय आया है। इसकी हमने कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये भी अवश्य है मनुष्य की कल्पनाओं से परे प्रकृति की कल्पनाएं हैं। उन कल्पनाओं का सामना करना मनुष्य ने हमेशा से सीखा है। मैं प्राय कहता हूँ मनुष्य का साक्षात्कार जब भी प्रकृति से हुआ उसे प्रारंभ में अवश्य भय लगा होगा, अवश्य कौतूहल लगा होगा, लेकिन उसका कौतूहल, उसकी जिज्ञासाएं, उसकी उत्कंठाएं प्रगति और विकास के रूप में परिवर्तित हुई, रूपांतरित हुई। हमारी सारी प्रकृति, हमारा सारा विकास मनुष्य की उत्कंठाओं का क्रियात्मक स्वरूप है। तो मनुष्य के रूप में हमारी उत्कंठाएं, हमारी जिज्ञासाएं सकारात्मक, क्रियात्मक पक्ष की ओर जाएंगी, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।